हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू एजुकेशन में। जानेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है और बहुत बार इसका जिक्र भी हो चुका है परीक्षा में। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो भी आपके घरों में बल्ब होता है और उसमें जो फिलामेंट लगा होता है, ये ऐसे जो बल्ब होता है इसमें, और यहाँ से जो आता है और यहाँ जो होता है ये वाला फिलामेंट इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। तो जो भी इसका फिलामेंट होता है क्या चीज़ का बना होता है? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन 4 दिया गया है, कॉपर, आयरन, लेड और टंगस्टन। तो सबसे पहले जानेंगे कॉपर के बारे में। कॉपर कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है? 29 होती है। कॉपर की परमाणु संख्या कितनी? 29। इसकी परमाणु संख्या 29 और परमाणु भार कितना? परमाणु भार हो गया 63.5। और इसका प्रयोग घरों में जो तार हम देखते हैं, ये क्या चीज़ का होता है? कॉपर का होता है या तो एल्युमिनियम का। तो इस सबसे ज़्यादा कॉपर जो क्या करता है, विद्युत का बहुत ही अच्छा ये इससे प्रभावित होता है। जो भी बिजली ना बहुत अच्छा इससे प्रभावित होती है। और सबसे पहले तांबा, जो तांबा, इसको कॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तांबा बोला जाता है। तांबा, सबसे पहले तांबा का प्रयोग किसने किया था? मनुष्य के द्वारा सबसे पहले इसी धातु का प्रयोग किया गया था। चलिए अब थोड़ा जानेंगे आयरन के बारे में। आयरन क्या है? आय आयरन क्या है? तो आयरन आयरन के बारे में जानेंगे। आयरन आयरन जो आवर्त सारणी है ना, हमारा जो आवर्त सारणी होता है, ये 8वें भाग का पहला तत्व है। 8वें भाग का यानी 8वें सारणी का 8वें सारणी का 8वें सारणी का, ठीक है, ये क्या है? 8वें सारणी के 8वें समूह का है ये। 8वें समूह का प्रथम तत्व है। 8वें समूह का प्रथम तत्व है। प्रथम तत्व है। ये क्या है? तत्व है, ठीक है, ये प्रथम तत्व है। इसको Fe से डिनोट किया जाता है। इसकी परमाणु परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। और परमाणु भार 54 भी कर सकते हैं, 56 भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये लोहा, ये जो भी आयरन है, आयरन क्या है ना, पृथ्वी के अंदर ये 4 नंबर का ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक पाया जाता है। पृथ्वी के अंदर ये 4 नंबर का ऐसा तत्व है जो पृथ्वी की क्या अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अपने कुतुब मीनार तो आपने कभी गया होगा, कुतुब मीनार, वहाँ पे आप जाइएगा तो कभी गौर कीजिएगा, वहाँ पे एक लोहे का बहुत बड़ा स्तंभ लगा हुआ है। स्तंभ जो अभी तक क्या है, अभी तक उसमें थोड़ा सा भी जंग नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि जो उसमें लोहा का मात्रा है ना, शुद्ध लोहा है। 99.73% इसमें लोहा है। यानी उस समय भी लोग क्या लोहे के बारे में जानते थे। आज से 300-400 साल पहले लोगों क्या थी? अच्छी जानकारी थी। क्या चीज़ में? धातु के बारे में अच्छी जानकारी थी। तब ना ये 99.7 टू क्या परसेंट शुद्ध लोहा है उसमें, ठीक है। तो अब आइए, अब थोड़ा सा जानते हैं लेड के बारे में। लेड क्या है? लेड के बारे में जानेंगे। लेड क्या है? लेड के बारे में, लेड लेड को ऐसे शीशा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीशा कहा जाता है। और इसको कैसे कहा जाता है? पीबी। इसको क्या लिखा जाता है? पी बी। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या होती है 82 और परमाणु द्रव्यमान 207.2 यू इसकी परमाणु संख्या होती है, ठीक है। और इसका क्वथनांक कितना होता है? इसका क्वथनांक होता है 1749। इसका क्या होता है? क्वथनांक होता है, ठीक है। तो अब आइए, अब जानते हैं थोड़ा टंगस्टन के बारे में। जो टंगस्टन क्या है? टंगस्टन टंगस्टन एक बहुत ही उच्च, इसका जो जो भी मतलब ना गलनांक होता है, गलनांक बहुत ही क्या होता है? उच्च होता है। ये जल्दी गलता नहीं है, इसीलिए ना इसी का प्रयोग यानी फिलामेंट, यानी जो भी बिजली का बल्ब है इसी का प्रयोग फिलामेंट में करते हैं, टंगस्टन धातु का। अब जानते हैं टंगस्टन के बारे में। टंगस्टन को वोल्फ्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्फ्राम भी कहा जाता है। ये वोल्फ्राम भी कहा जाता है। इसकी परमाणु संख्या कितनी है होती है? इसकी परमाणु संख्या होती है 74, ठीक है, 74 होती है। अब देखिए, और इसकी परमाणु भार होती है 183.85। इसकी क्या होती है? परमाणु भार होती है। और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानेंगे ना। इसकी बॉइलिंग पॉइंट 5930, यानी बहुत ही ऊंच होती है इसकी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। यानी बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलता है?
ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन सर, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। जब भी हम पहाड़ पे जाते हैं ना, जब भी हम पहाड़ पे गए, ऐसे पहाड़ पे गए ना, ऐसे जैसे मान के चलिए सब क्या हो गया, ये पहाड़ हो गया, हमने पहाड़ पे यहाँ पे गए, तो जब यहाँ से यहाँ जाएंगे ना, तो जो भी हमारा दाब होता है ना, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, दबाव कम होने लगता है, दबाव क्या होगा, कम होने लगेगा। तो जब भी दबाव कम होगा, तो जो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, पानी जो उसका जो उबलता है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो भी पानी अगर 100 डिग्री पे उबलता है ना, तो ये 100 डिग्री से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 100 डिग्री से कम। ठीक है, अब आइए, जैसे हम जहाज़ में आपने कभी यात्रा किया होगा तो आपको मालूम होगा वहाँ पे पेन नहीं ले जाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप पेन ले जाएंगे तो क्या होगा, जो भी उसका पेन का नीड होगा ना, पेन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, बहुत कम होता है। तो अगर किसी चीज़ पे अगर दबाव कम हो जाए तो क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। जैसे गैस है, आपने सिलेंडर का भी देखा होगा, तो सिलेंडर में जो भी गैस होती है उसमें बहुत दबाव होता है, इसी कारण से क्या होती है, उसमें रहती है, अगर दबाव कम हो जाए ना तो सब गैस बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, जो भी आप रेडियो पहले सुनते थे उसका प्रसारण भारत में कब किया गया, इसके बारे में जानते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 1923 ईस्वी, 1933 ईस्वी, 1936 ईस्वी और 1957 ईस्वी। तो रेडियो जो भी प्रसारण होता था बहुत पहले ही हो चुका था, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में क्या हुआ, भारत में रेडियो का प्रसारण प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मतलब पूछा है, बट कम बार पूछा है, 1 2 3 बार ही पूछा है, ज़्यादा ये नहीं पूछा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में ही ये रेडियो का प्रसारण हो चुका था। अगर कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कोई क्वेश्चंस आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस नहीं, ये गलत है, तो आप बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चंस गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1923। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी लिपि, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है सिंधी, प्राकृत, उसके बाद है खरोष्ठी, उसके बाद क्या है, उसके बाद है खरोष्ठी और ब्राह्मणी। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कुछ खरोष्ठी ब्राह्मणी जितनी भी लिपियाँ इसके बारे में कुछ जानेंगे, जो कौन सा क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे और क्या हुई। चलिए, तो सबसे पहले जानेंगे हम सिंधी लिपि के बारे में। सिंधी लिपि क्या है, सिंधी, तो सबसे अब आइए सिंधी लिपि के बारे में कुछ जानते हैं। ये बहुत ही अच्छा फैक्ट है, क्योंकि ये ना बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे पुरानी लिपि कौन सी है। तो जो भी सिंधी लिपि है ना, ये 1 शताब्दी से लेकर कुछ वर्ष पहले तक इसका क्या किया गया, प्रयोग किया गया। ठीक है, अब जो सिंधी लिपि है ना, इसको संविधान में मात्र इसकी 2 लिपियों की ही मान्यता प्राप्त है। जो सिंधी लिपि है इसकी मात्र 2 लिपियों की क्या है, संविधान में मान्यता प्राप्त है। अब इसको ना मान्यता प्राप्त कब मिला था, 10 अप्रैल, ये भी लिख दे रहे हैं, 10 अप्रैल 1967 को संविधान में इसकी मान्यता प्राप्त की गई थी, सिंधी लिपि के। ठीक है, अब आते हैं प्राकृत लिपि के बारे में। तो जो भी प्राकृत लिपि है, तो ये भी बहुत पुरानी लिपि है, ये भी खरोष्ठी लिपि से मिलती जुलती लिपि है। ठीक है, तो देखिए जो ये है ना, सबसे पहले 600 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक, पूर्व काल में इसका प्रयोग कब किया गया था, पूर्व काल में 600 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक इसका प्रयोग किया गया। अब मध्यकाल में इसका प्रयोग किया गया 100 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक। उसके बाद उत्तर काल आया, उसके बाद क्या आया, उत्तर काल आया। तो उत्तर काल में 600 से लेकर 1000 ईस्वी तक प्राकृत लिपि का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले लिपि खरोष्ठी लिपि के बारे में कुछ जानेंगे। रोचक तत्व क्या है खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि, आइए खरोष्ठी लिपि के बारे में जानते हैं। खरोष्ठी लिपि ना, अशोक जो सम्राट अशोक था उसने बहुत सारे अपने अभिलेखों पर और बहुत सारे स्तंभों पर क्या कराया था, इसी लिपि से ये उसको लिखवाया था। बहुत सारे स्तंभ को खरोष्ठी लिपि में आप मतलब अगर इसको आप डीपली पढ़े होंगे तो आपको मालूम ही होगा, जो खरोष्ठी लिपि बहुत ही क्या है, ये भारत की सबसे पुरानी लिपि है। कौन सी, खरोष्ठी लिपि। और ये कैसे लिखी जाती थी, ये लिखी जाती थी दाएं से बाएं की तरफ, खरोष्ठी लिपि को लिखा जाता था।
सॉरी यहाँ पे ना मतलब ये दूसरी सबसे पुरानी है खरोष्टी, ठीक है। तो खरोष्टी लिपि को कैसे लिखा जाता था, दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। अशोक ने एक इसका जो शिलालेख है यानी शिलालेख है शहबाजीगढ़, शहबाजगढ़ जाइएगा ना, शहबाजीगढ़ी और मनसेहरा, ये दो जगहों पे इसने क्या करवाया था, इसी लिपि का प्रयोग करा के उस पर लिखवाया था, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में जानते हैं खरोष्टी। खरोष्टी का मतलब क्या होता है, खरोष्टी, खरोष्टी मतलब खर, यानी इसको हमने लिखा खर, पोस्त, पोस्त, इसको खरोष्टी ऐसे लिखा जाता है, बस इसका खर पोस्त, और पोस्त का मतलब यूनानी भाषा में होता है खाल, यूनानी भाषा में क्या होता है, खाल, ठीक है। तो ये खरोष्टी का मतलब हुआ खर प्लस पोस्ट, पोस्ट का मतलब खाल, यूनानी भाषा में इसको खाल बोला जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं, अब थोड़ा सा जानेंगे ब्राह्मणी के बारे में कि ब्राह्मणी लिपि क्या है, क्या कहाँ से आई। ब्राह्मणी लिपि भारत की सबसे क्या है, प्राचीनतम लिपि है। सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है, ब्राह्मणी है। सबसे प्राचीनतम लिपि कौन है, ब्राह्मणी लिपि है सबसे प्राचीनतम, ठीक है। और इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है बाएं से दाएं लिखा जाता है। इसको कैसे लिखा जाता है, बायां, बायां से दायां, यानी ये इधर से लिखी जाती है, इधर से स्टार्ट करके इधर 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 लिखी जाती है। और हमने जो आपको खरोष्टी लिपि बताए इधर से लिखी जाती है, इधर उल्टा, ठीक है। ये क्या है, खरोष्टी लिपि से कुछ मिलती जुलती इसकी बहुत सारी विशेषताएं। अशोक ने क्या कराया था, ब्राह्मणी लिपि, ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग हुआ था बहुत सारे इसके स्तंभों में। अब देखिए एक गिरनार है, गिरनार जानते हैं, गिरनार का शिलालेख है, गिरनार का क्या है, शिलालेख है। गिरनार के शिलालेख पे इसने ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग करवाया था। और एक है मनसेहरा, मनसेहरा का शिलालेख है, मनसेहरा, मनसेहरा, मनसेहरा के शिलालेख पे भी ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी, यानी भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन है, ब्राह्मणी लिपि है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया। और भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसको बार बार पूछा जा चुका है। ये आपको लगता होगा बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है, बट ये इजी नहीं है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रभाषा, देश भाषा, राजभाषा, देवभाषा। तो इसका सही आंसर आपको हम बता देते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजभाषा हो जाएगा। क्योंकि संविधान में ना, जो भी हमारा संविधान है उसमें देश नहीं लिखा जाता है, देश को राज लिखा जाता है, राज्य नहीं राज, देश को क्या लिखा जाता है, राज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजभाषा, यानी भारतीय संविधान में हिंदी को कहा जाता है राजभाषा। ये आप क्वेश्चन याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बार बार पूछा जा चुका है और बहुत सारे एग्जामों में अभी पूछता भी है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन 4 है, नई दिल्ली है, भोपाल है, पटना है, पुणे है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या है, भारतीय नाट्य, यानी जो भी नाटक वाटक का कार्यक्रम संस्थान है, वहीं से बच्चे सब पढ़ते हैं, पढ़ के जो भी जिसको हीरो बनना है, जिसको जो कलाकार बनना है, जिसको सीरियल में जाना है, यहीं से पढ़ाई पढ़ता है लोग, ठीक है। यहीं से पढ़ के जाता हो, मतलब जाता है लोग आगे की तरफ ना, बचपन में ही ना इन लोग को ये सब सिखाया जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पेंटागन किस देश में स्थित है, पेंटागन किस देश में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, रूस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अब जानेंगे कुछ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बारे में। इसमें कितने, कुल 50 स्टेट हैं, इसमें कुल 50 स्टेट है। और इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी है, इसकी राजधानी है वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी। इसकी राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन, जो बिडेन लिखा जाता है और लोग ऐसे बाइडेन बोलता है, जो बिडेन। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, जो बिडेन, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा इंग्लैंड के बारे में भी जानते हैं। इंग्लैंड, इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, लंदन। इसकी राजधानी कहाँ है, लंदन है। इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा पाउंड स्टर्लिन है, पाउंड, पाउंड स्टर्लिन, इसकी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। और यहाँ के एलिजाबेथ द्वितीय क्या है, यहाँ की रानी है एलिजाबेथ द्वितीय। और यहाँ के जो भी प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन है, कौन है, बोरिस जॉनसन, बोरिस
जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन है। ठीक है, अब थोड़ा कनाडा के बारे में जानते हैं। कनाडा क्या है? कनाडा कनाडा की राजधानी कहाँ है? ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है कनाडा। ये क्या है? एक उत्तरी अमेरिका का एक देश है कनाडा। कनाडा क्या है? एक उत्तरी अमेरिका का देश है। और इसकी राजधानी कहाँ है? ओटावा। इसकी राजधानी कहाँ है? ओटावा है। ठीक है, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो। ट्रूडो, ये तो है जस्टिन ट्रूडो है। ठीक है, अब जानते हैं रूस के बारे में। रूस के बारे में तो आप जानते हैं, इसकी राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। इसकी राजधानी कहाँ है? मॉस्को। इसकी राजधानी मॉस्को है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन कौन है? और यहाँ के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव। ठीक है, मेदवेदेव यहाँ के। चलिए, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम दर्शन कौन है? सबसे प्राचीनतम, यानी प्राचीनतम का मतलब होता है पुरानी। पुरानी दर्शन कौन है? आपके पास ऑप्शन है न्याय, वैशेषिक, सांख्य और मीमांसा। तो सबसे पहले जानेंगे न्याय दर्शन के बारे में। न्याय दर्शन के प्रवर्तन कौन है? ऋषि अक्षपाद। अक्षपाद ऋषि हैं। इन्होंने क्या किया था? अक्षपाद गौतम इनका नाम है टोटल। गौतम, ये तो है। ठीक है, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? अक्षपाद गौतम। ठीक है, और सबसे पहले इन्होंने एक न्याय सूत्र लिखा था। न्याय सूत्र। अक्षपाद कौन है? अक्षपाद गौतम। इन्होंने एक न्याय सूत्र लिखा था। न्याय सूत्र, इसी से ना न्याय दर्शन की क्या हुई, मतलब इसी से लिया गया है। न्याय सूत्र से ही न्याय दर्शन को लिखा गया, बाद में इसको लिख दिया गया। और ये कौन लिखे थे? अक्षपाद गौतम ने लिखा था। अब आते हैं वैशेषिक दर्शन के बारे में। इसके बारे में कुछ जानेंगे। आपने कनाद ऋषि का तो नाम सुना ही होगा। कनाद ऋषि, कनाद ऋषि, इसके प्रवर्तक कौन है? कनाद ऋषि हैं। इसके प्रवर्तक कनाद ऋषि। इनका नाम कनाद इसलिए पड़ा कि क्योंकि ये क्या कहते थे? धान का कण खाते थे, कण खाते थे, कण। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? कनाद ऋषि पड़ा। ये धान का कण खाते थे। अब आइए, कण का मतलब, कण को इंग्लिश में क्या परमाणु भी बोलते हैं, परमाणु। कनाद ऋषि ने सबसे पहले बताया था कि दुनिया में जितने भी वस्तु हैं क्या है? छोटे छोटे क्या है? कण से मिलके बना हुआ है। सबसे पहले कनाद ऋषि ने ही बताया था कि दुनिया में जितने भी कण हैं छोटे छोटे कण से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं सांख्य दर्शन के बारे में जानेंगे। सांख्य दर्शन क्या है? तो सांख्य दर्शन ये कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया है। कपिल मुनि के द्वारा ये लिखा गया, इसके प्रवर्तक यही हैं। अब आते हैं मीमांसा। मीमांसा का अर्थ होता है गंभीर मनन या विचार। गंभीर मनन या विचार, मीमांसा का मतलब होता है गंभीर मनन या विचार। इसके प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। कौन है? जैमिनी। जैमिनी जैमिनी मुनि ने इसके प्रवर्तक हैं जैमिनी मुनि। ठीक है, और इसमें कितने अध्याय? 16 अध्याय हैं। 16 अध्याय हैं। 16 इसमें अध्याय हैं। तो भारत की सबसे प्राचीनतम कौन होगी? आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। तो ये क्या है? सांख्य दर्शन क्या है? सबसे प्राचीनतम है। भारत की सबसे प्राचीनतम कौन है? सांख्य दर्शन है। और इसको किसने लिखा है? कपिल मुनि ने लिखा है। कपिल मुनि के द्वारा ये लिखा गया है। भारत की सबसे प्राचीनतम सांख्य दर्शन है। न्याय दर्शन के बारे में भी जान के, वैश्विक दर्शन के बारे में और मीमांसा के दर्शन के बारे में भी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो आपके पास ऑप्शन है कोलंबिया, जिम्बाब्वे, मलेशिया, भारत। ठीक है, तो थोड़ा सा जानते हैं कोलंबिया के बारे में। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? बोगोटा। कहाँ है? बोगोटा इसकी राजधानी है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपड़ा, उसके बाद सीमेंट, पेट्रोल, ये सब यहाँ सबसे ज़्यादा ये क्या करता है? निर्यात करता है दूसरे देशों में सबसे ज़्यादा कोलंबिया। अब आते हैं थोड़ा सा जिम्बाब्वे के बारे में। और यहाँ की ये तो राजधानी हो गया बोगोटा, और इसके वहाँ के राष्ट्रपति हैं इवान डुक्यू। कौन है? इवान डुक्यू हैं। ठीक है, अब आते हैं जिम्बाब्वे के बारे में। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे। ठीक है, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मार्गन स्वाइडन गिरी।
मार्गन स्वाइडनगिरी, स्वाइडनगिरी, ठीक है, गिराई, स्वाइडन गिराई, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा ये क्या करता है, ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है दूसरे देशों में। अब आते हैं मलेशिया के बारे में। मलेशिया क्या है, मलेशिया की राजधानी क्या है, कुलालमपुर। कहाँ है इसकी राजधानी, कुलालमपुर है। मलेशिया की राजधानी कहाँ है, कुलालमपुर। हाँ, और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है, महाथिर बिन मोहम्मद। ये क्या है, पूरा इस्लामिक कंट्री है। महाथिर बिन मोहम्मद, ये क्या है, पूरा इस्लामिक कंट्री है। और यहाँ ना ये सबसे ज़्यादा क्या करता है, पाम ऑयल, एक पाम ऑयल होता है ना, ये पाम ऑयल विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा निर्यातक देश है और प्रथम इंडोनेशिया है, ठीक है। इंडोनेशिया पाम ऑयल में सबसे, यानी ये दूसरे स्थान पे है और प्रथम कौन है, इंडोनेशिया है, ठीक है। और मलेशिया दूसरे स्थान पे है पाम ऑयल में। लगभग ये ना 2019 में 21,000 टन पाम ऑयल का उत्पादन किया था, ठीक है। और तीसरा कोई ऐसा देश नहीं है जो पाम ऑयल का उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत। यानी भारत क्या करता है, सबसे ज़्यादा केला का उत्पादन करता है। विश्व में सबसे ज़्यादा केला का उत्पादन भारत देश ही करता है, यानी अपना देश। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25 और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जानेंगे हम अनुच्छेद 20 के बारे में कि अनुच्छेद 20 क्या है। अनुच्छेद 20, तो अनुच्छेद 20 में क्या होता है ना, अगर किसी व्यक्ति को अगर एक बार उस सज़ा के लिए दंड दे दिया जाता है, एक बार अगर कोई यानी ये मर्डर कर दिया, तो इसके लिए अगर ये उम्र का कैद काट लिया, तो फिर ये मतलब कोई जैसे 5 साल या 6 साल का ये सज़ा काट लिया, तो फिर ये इस केस के लिए क्या करेगा, सज़ा नहीं काटेगा। इसमें इसी बात का प्रावधान है अनुच्छेद 20 में। ये अपने देश पे भी लागू होता है और दूसरे देश के नागरिकों पे भी सेम ये लागू होता है। अब आते हैं अनुच्छेद 22 की तरफ। अनुच्छेद 22 में क्या है, अनुच्छेद 22 में अगर किसी व्यक्ति को किसी जुर्म के लिए अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है, और कोई व्यक्ति कोई जुर्म करता है, अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो उसको गिरफ्तार करके राज्य क्या कर सकती है, राज्य सिर्फ 3 महीने तक ही उसको कैद में रख सकती है। 3 महीने तक ही रखने का प्रावधान है इस अनुच्छेद में। और अनुच्छेद 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 में है स्वतंत्रता। क्या चीज़ की स्वतंत्रता, यहाँ देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में अनुच्छेद 25 में दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता। क्या आप कोई भी धर्म को यहाँ पे अपना सकते हैं, या तो मंदिर में पूजा कर सकते हैं, मस्जिद में कर सकते हैं, कोई भी मतलब आपका जो धर्म है उसको आप खुशीपूर्वक इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर 25 हो जाएगा। ये रहा आज का हमारा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। धन्यवाद।